हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग स्लेटर्स रूल पढ़ रहे थे। तो हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखी थी, उसके बारे में समझ तो लिया था कि स्लेटर रूल होता क्या है। आज जो है उसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे कि जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था, वहां हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालना सीखा था। तो सबसे पहली चीज जो है स्लेटर रूल बोलता क्या था, ये हमने कल पढ़ लिया था। स्लेटर रूल में बेसिकली हम क्या करते हैं, अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो आज मैं सिर्फ एग्जांपल्स लूंगा, कल हमने थोड़ा सा इसको सीख लिया था कैसे करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये समझ भी हमें एग्जांपल्स के थ्रू ही आता है। तो लेट्स से एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर, और इसके अंदर जो है 3 केस हम पढ़ेंगे। सबसे पहला केस लेंगे फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स S के अंदर और जो इलेक्ट्रॉन्स P के अंदर प्रेजेंट हैं, उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन D के अंदर है तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा अलग तरीका है उसको। ठीक है, और आइए देखते हैं। तो पहला केस जो है फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि एग्जांपल आपको दे दिया आयरन, आपको क्या बोल रहा है, आयरन के 4s के इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, देखो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किसी एलिमेंट के अंदर, उसके हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक, तो यहां आयरन के लिए अगर आपको आयरन के 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने को बोल रहा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम इसका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर पता है तो उससे आप पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो आयरन 26 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो ये हो जाएगी इसकी आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो आपको क्या करना होता है, लिखते हुए तो हम क्या करते हैं, 4s को पहले लिखते हैं फिर 3d6 करते हैं। ये एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर बनाया है कि 4s की एनर्जी कम है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें डालें। बट जब आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करोगे तब आपको क्या करना है, इस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें क्या करोगे, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, यानी कि शेल जोन सी सेम है। यहां पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी के अंदर कितने हैं, 6 2 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक शेल को साथ में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको शुरू में तो सही लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कहने का मतलब ये है कि 3 वाला जो है उसको 3 वाले के साथ ही लिख दो, 3d6 4s2। बोलो हो जाएगा इतना काम। सिंपल ये है, क्या करना है बस जिनका, अब ये बोल दो कि जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है उनको एक साथ कर देना। ठीक, और फिर इनको क्या करो, एक ग्रुप्स में बना लो। ये आपकी पहली शेल, ये होगी आपकी दूसरी शेल, ये होगी तीसरी शेल और ये होगी चौथी शेल। ठीक, तो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी शेल बोलते हैं, NH शेल। इसके जैसे अंदर वाली को क्या बोलते हैं, n-1, दिस इज n-2 एंड दिस इज n-3। बोलो बात समझ में आ रही है। सबसे आउटर मोस्ट शेल NH, उसके एक अंदर वाली n-1 n-2 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको क्या करना है, अब यहां पर 4s के एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखो जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करते हो तो आपको एक चीज तो ये देखनी है कि 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और जो स्लेटर रूल हमने कल पढ़ा था उसमें एक बात पढ़ी थी कि जो nth शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके लिए स्क्रीनिंग कितना लेते हैं हम, 0.35, और जो n-1 शेल होती है उसके लिए कितना लेते हैं, 0.85, और जो n-2 होती है और उसके आगे वाली होती है उसके लिए कितना लेते हैं, 1। ये चीज हमने कल सीख ली थी। ठीक है, अब nth शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है कितने, 2। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर 0.35 से। बट एक बात सोचिए, आप क्या निकाल रहे हो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल रहे हो। 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, एक के लिए तो आप कैलकुलेट ही कर रहे हो, वो अपने आप को थोड़ी ना स्क्रीन करेगा। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक के लिए आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल रहे हो, कोई चीज अपने आप को स्क्रीन नहीं करेगी। ठीक है, वो दूसरे को करेगी।
अगर 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए तो आप कैलकुलेट ही कर रहे हो, तो आप कंसीडर क्या करोगे, 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमेशा जिस भी शेल के लिए आप निकालना चाहते हो अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट, अगर वो nth शेल है तो nth शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उससे 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा कम लेना है, तभी आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट ठीक आएगा। ठीक है, तो यहां पर 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको स्क्रीन कर रहा होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा 1 इंटू 0.35। सो दिस इज आवर n-1 शेल। n-1 शेल के अंदर आप देख सकते हो कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 और 6 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो n-1 के लिए कितनी वैल्यू लेते हैं हम, 0.85। ठीक, उसके बाद n-2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और n-2 के लिए हम कितनी वैल्यू लेते हैं, 1, और n-3 के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए भी वैल्यू कितनी लेते हैं हम, 1। ठीक है, तो इसको सारे को क्या करना है, आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करके ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर दी 4s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी यहां से आपके पास आ जाएगी सिग्मा। और एक चीज, अगर आपको इसके लिए z इफेक्टिव भी निकालना है तो z इफेक्टिव कैसे निकाला था हमने कल, z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। z इफेक्टिव इज आवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, z इज द न्यूक्लियर चार्ज एंड सिग्मा इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो z क्या लोगे इसमें, z क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जितने प्रोटॉन होते हैं यानी जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है वही होता है हमारा z, यानी कि हो गया 26 माइनस यहां से जो भी सिग्मा निकालोगे उसको 26 में से माइनस कर देना, तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आ जाएगा ऑन 4s इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ में आ गई कि कैसे निकालना है ns और np इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, अब एक चीज केस सेकंड देखेंगे, केस नंबर 2 फॉर nd इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है फॉर nd इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर उसके लिए आपको निकालने को बोल देता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो वो आप कैसे करोगे। तो देखो उसके लिए क्या होता है, यहां पे ये जो हमने लिखा था nth शेल के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85 और n-2 और उससे आगे के लिए 1, ये था किसके लिए, अगर आपको ns और np इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालने को बोल रहा है। अगर nd इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बोलता है तो आपको क्या करना है, यहां पर nth शेल के लिए तो आप वही लोगे 0.35, बट n-1 और सो ऑन इन सभी के लिए क्या लेना है आपको, 1 लेना है। तो d के लिए निकालना हो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, n-1 के लिए यहां पे जैसे हम 0.85 लेते थे, यहां 0.85 का कोई चक्कर नहीं है, nth शेल के लिए 0.35, बाकी अंदर की जितनी भी शेल है हम सभी के लिए क्या करना है, आपको 1 लेनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूं, आयरन के 3d इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पूछ रहा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट बता दीजिए, तो कैसे बताओगे। देखो, तो आयरन जो है हमारा एटॉमिक नंबर वही 26, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी लिखी थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सेम ग्रुप वालों को एक साथ कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आयरन के 3d इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछ रहा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। तो मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी, आज फिर से बता रहा हूं कि अगर 3d के लिए पूछ रहा है तो इसके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इसको स्क्रीन नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसको स्क्रीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर उसका मैं एग्जांपल लूं, देखो यहां देखो, जैसे मैंने आपको कल जब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो जब समझाया था, उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था। यहां पे इस तरीके का मैंने बल्ब लगाया था और क्या बोला था, यहां पर मैं बैठ के मेरे तक इसकी रोशनी पहुंच रही है, इस लाइट की, यहां मैंने बल्ब लगाया है और इसकी रोशनी मेरे तक पहुंच रही थी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि यहां पर कोई भी XYZ बीच में पर्सन बैठे हैं, वो क्या करते हैं, मेरे तक इस रोशनी को पहुंचने से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, और इसी को ही हमने क्या बोला था, शील्डिंग इफेक्ट, कि रास्ते में जो भी रेस्ट्रिक्शन आ रही है वो क्या कर रही है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है। ठीक है, बट एक बात बताओ, अगर यहां मैं बैठा हूं और मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है, यहां पर एम नाम का बंदा कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है, तो क्या वो मेरे को स्क्रीन कर पाएगा, क्या वो मेरे तक इस आती हुई रोशनी को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा ना।
ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको मान लो इस ई की बात करूं तो ई को ये बी तो शील्ड करेगा, बट क्या ये जतिन या क्या ये एम इसको शील्ड कर पाएगा? क्या इसके तक आती हुई रोशनी को ये रोक पाएगा? इसके जो बाहर बैठे नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए जब भी आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है तो इस चीज का खास ध्यान रखिए कि अगर 3D के लिए निकालने को बोल रहा है तो इसके बाहर जितनी भी शेल्स हैं उन सभी को आपको क्या करना है? छोड़ देना है। और ये जिसके लिए निकालने को बोल रहा है वही आपकी क्या बन जाती है? NH शेल। और उसके एक अंदर वाली क्या बन जाएगी? N-1 और उससे एक अंदर वाली N-2। ठीक है, और NH से आगे आपको करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको स्क्रीन नहीं करेंगे। तो अब इसके बाद D के लिए निकालना था आपको। ठीक है, तो ये है आपकी NH शेल। NH शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन गिनो जरा कितने? 6 तो 8 और 6 14। और फिर से वही बात जो यहां हमने किया था कि 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन थे 2, एक के लिए हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो एक अपने आप को स्क्रीन नहीं करेगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उससे एक कम लिया था। यहां पर भी सेम ऐसा करोगे, NH के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे एक इलेक्ट्रॉन कम लेना है। तो कितने हैं? 6 तो 8 से 14, 14 में से एक गया, 13 इलेक्ट्रॉन आप लोगे। और NH शेल के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 0.35। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद N-1 शेल, N-1 शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 8। अब आप D के लिए जब भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालोगे तो N-1 हो, N-2 हो, कुछ भी हो अंदर वाले, उसके लिए वैल्यू क्या लेनी है? 1 लेनी है। तो N-1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 2 8, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये है आपका स्लेटर रूल फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स एंड एज वेल एज फॉर दी ND इलेक्ट्रॉन्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और सिमिलरली इसका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो इसको भी 26 में से माइनस कर दोगे तो 3D इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट एक और केस देखेंगे जो कि आप इसको इसकी एक्सेप्शन भी बोल सकते हो। एक्सेप्शन तो नहीं है, बस ठीक है, रूल थोड़ा सा अलग है इसके लिए। केस नंबर 3 है आपका फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या फिर यू कैन से फॉर हीलियम। एक हीलियम ही होता है हमारा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हीलियम है। हीलियम सिंपली क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी हीलियम की? हीलियम इज 1s2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे हीलियम के पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए जब भी आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो वो आप कैसे करेंगे? देखो, उसके लिए क्या करना होता है आपको, जो हम यहां अभी पिछले दोनों केस में हमने NH शेल जो थी, NH शेल के लिए वैल्यू ली थी 0.35, है ना। बट अगर 1s2 है आपका या 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो इसके अंदर जो होती है NH शेल, एक ही शेल है वही आपकी NH शेल होगी। उस NH शेल के लिए जो आप वैल्यू लेते हो 0.30 होती है, 0.35 नहीं होती, क्या होती है? 0.30 होती है। तो इसको आप याद रखेंगे कि हीलियम के लिए थोड़ा सा अलग है कैलकुलेट करना। तो हीलियम के एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो कैसे आएगा? आइए देखते हैं। तो देखो, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, यही इसकी है NH शेल। एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे, देखो मैंने पहले भी बोला NH शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो उससे एक कम लेना है। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कैलकुलेट करें तो 1 इंटू में क्या आ जाएगा? 0.30, यानी इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा? 0.30। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है, पढ़ा है हमने पहले। तो Z इसका क्या है? 2 और सिग्मा क्या है? 0.30। ये क्या आ गया आपका? 1.70 Z इफेक्टिव फॉर दी हीलियम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीलियम के 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका कितना है? 1.70। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना हो जाता है? 0.30। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना है आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप स्लेटर रूल को यूज करते हो। अब हम घूम फिर के अपने वही पुराने मुद्दे पर वापस आएंगे।
हम जो बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस की कर रहे थे, उसी के लिए हमने इस टॉपिक को शुरू किया था। उसी के लिए हम इसकी डेप्थ में आए, काफी हद तक डेप्थ में गए इसकी, कि जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसे आता है और क्यों हमारा अलोंग द पीरियड जो है साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, तो आइए अब आगे बात करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, और जो चीजें हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आती है स्लेटर रूल्स वाली, तो एग्जाम्पल जरूर एक माइंड में रख लीजिए, बाकी तो सारे अब आप अपने आप कर ही लोगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। हाँ जी, इसके बाद देखो हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड की। तो जो हमारी एटॉमिक रेडियस है उसका अगर ट्रेंड देखें, यानी कि डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, उस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक ग्रुप लिख रहा हूं, ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, और ये आपका फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, अब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो डाउन द ग्रुप जब भी मूव करोगे, तो हमने कल ही पढ़ लिया था, ये तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 2 1, ये 2 8 1, ये 2 8 8 1। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव करते हैं, हर स्टेप के ऊपर क्या होती है, एक शेल इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए डाउन द ग्रुप जाते हुए जो आपकी एटॉमिक रेडियस है वो क्या करती है, एवरी स्टेप, हर स्टेप के ऊपर एक नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जिस कारण से डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। बट अलोंग द पीरियड अगर बात करो, अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें, तो देखो इसमें नंबर ऑफ शेल तो क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे अगर मैं यहां पर दो एग्जांपल ले रहा हूं लिथियम और बेरिलियम के। ठीक है, तो लिथियम के पास है पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम पर गए तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमने क्या बोला, अलोंग द पीरियड जब आप मूव करोगे, अलोंग द पीरियड जब आप मूव करोगे तो क्या होगा, यहां पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी कि जो Z इफेक्टिव होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। ठीक है, तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा जब आप लिथियम से इस तरफ को मूव करोगे। तो देखो Z इफेक्टिव, या जिसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हेन यू मूव फ्रॉम अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड जब आप मूव करते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है टुवर्ड्स दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी अलोंग द पीरियड जब आप मूव करोगे। ऐसा क्यों है, चाहो तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, अभी हमने किया ही है कैलकुलेट। देखो अगर लिथियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, ठीक है, तो आओ कैलकुलेट करके देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आता है। तो लिथियम की सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, क्या होती है 1s2 2s1। ठीक, अब उसके बाद 2s इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पहले क्या करना है, सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि NH शेल होती है, और ये होगी आपकी N-1 शेल। तो NH शेल के लिए हम वैल्यू कितनी लेते हैं, 0.35, और N-1 के लिए कितनी लेते हो, बोलो कितनी लेते हो, 0.85। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको NH शेल के लिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है जो 2s के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, मैंने आपको हम क्या बोला था, NH शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एक कम कंसीडर करना होता है। इसमें तो है ही एक, तो इसको कंसीडर ही नहीं करोगे। और ये जो आपकी N-1 शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सिग्मा निकालना है तो 2 इंटू 0.85 कर दोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। 2 इंटू 0.85 कितना आ जाएगा आपका, ये 1.70।
इतना ही आएगा 1.70। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा। अब इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर निकालना है तो Z इफेक्टिव विल बी इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है। तो Z कितना है लिथियम के लिए 3 और सिग्मा निकाला 1.70, तो ये कितना आ गया आपके पास 1.30। तो Z इफेक्टिव फॉर लिथियम इज 1.30, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बेरिलियम के लिए बोरॉन के लिए निकालते हैं या फिर बेरिलियम के लिए निकालें अगर, तो बेरिलियम के लिए अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं तो लिथियम के लिए हमने किया, आइए नेक्स्ट का करके देखते हैं। तो बेरिलियम के लिए अगर मेरे को निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा। ये होगी आपकी nth सेल, ये होगी आपकी n-1 शेल। तो nth सेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से, बट जितने इलेक्ट्रॉन हो उससे क्या करना है आपको एक कम लेना है, ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं बार बार। और n-1 शेल, इसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.85। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, ये सिग्मा आ जाएगा। ठीक, अब ये जो भी सिग्मा आएगा देख लेते हैं कितना आता है। 0.85 इंटू 2 कितना हो गया 1.70 प्लस 0.35। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2.05, ये आ गया आपके पास सिग्मा। ठीक है, आप सिग्मा निकाल लिया है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे Z इफेक्टिव भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो Z इफेक्टिव देखें अगर इसका, तो क्या होगा Z माइनस सिग्मा। Z क्या है, Z यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का 4। ठीक, तो 4 माइनस 2.05 कितना आ गया 1.95। देखो जस्ट इससे पहले वाले लिथियम का जो हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाला कितना आया था 1.30, अब कितना आया 1.95। और सिमिलरली अगर आप आगे बोरोन के लिए निकालोगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, कार्बन के लिए और बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन के लिए और बढ़ जाएगी। आप चाहो तो सभी के लिए कैलकुलेट करके देख सकते हो, बट मैं आपको वैसे ही रेगुलर ट्रेंड बता रहा हूं कि जब भी अलोंग द पीरियड मूव करोगे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से देखो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ मतलब क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स दिस वैलेंस शेल वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, इस न्यूक्लियस और इस शेल के अंदर जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब ये अगर बढ़ेगी अट्रैक्शन तो क्या करेगा, इस शेल को अपनी तरफ खींच लेगा। अब अगर ये शेल न्यूक्लियस के पास में आ गई, अगर ये न्यूक्लियस के पास में आ गई तो जो रेडियस है यानी कि जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस शेल एंड द न्यूक्लियस वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। ठीक है, so this is the detailed reason why atomic radius decreases along the period। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप तो सिंपल है। और अगर डाउन द ग्रुप आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करो तो डाउन द ग्रुप जब भी आप मूव करते हो तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो अगर पहले एलिमेंट को छोड़ दो बाकी सभी एलिमेंट्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे, वो सेम रहता है सभी के लिए एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट जो है थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, इसे हम अनोमलस बिहेवियर भी बोलते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए एटॉमिक रेडियस आई गेस आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होना है और अलोंग द पीरियड जो है डिक्रीज होना है। ठीक है, तो इसमें हमने डिटेल में पढ़ लिया स्लेटर रूल क्या है, किस तरीके से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करते हो किसी भी एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए फिर आगे। आगे मूव करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। देखो
एक चीज तो हमने ये देख ली कि जो एटॉमिक रेडियस है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, पहले तो वो देख लो। एटॉमिक रेडियस पहले तो हमने देखा कि जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जेड इफेक्टिव का मतलब कि अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन, उसको खींचेगा तो रेडियस कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज एटॉमिक रेडियस जो है अगर किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कम हो जाती है, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो बढ़ जाती है। क्या मतलब इस बात का? देखो, हमने कैटायनिक और अनायनिक रेडियस पढ़ी थी पहले। हमने वहां पर पढ़ा था कि अगर आप ऑक्सीजन को कंपेयर करो ऑक्सीजन माइनस से और ऑक्सीजन 2 माइनस से, तो जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी रेडियस जो होगी वो ज्यादा होगी। इसका रीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं यहां पर सम अप कर रहा हूं चीजों को। और पॉजिटिव चार्ज के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप मैग्नीशियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस को आपस में कंपेयर करते हो तो पॉजिटिव चार्ज जिसपे ज्यादा होगा उसकी रेडियस उतनी ही कम होगी। तो यहां पर जो है मैग्नीशियम की रेडियस ज्यादा, मैग्नीशियम पॉजिटिव की, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से ज्यादा। ठीक है, तो एक चीज हमने ये पढ़ी। और नेक्स्ट चीज जो हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा उसमें एक चीज और ऐड करेंगे। देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ लिया हमने क्या होता है, काफी अच्छे से पढ़ लिया उसको। अब एक चीज और उसमें जानेंगे। देखो, हमारे पास 4 सबशेल्स होती हैं बेसिकली, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, अगर इन चारों सबशेल्स का स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसको कंपेयर किया जाए तो किस सबशेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, अगर उसके बारे में हम बात करें वो देखेंगे। इससे भी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है, तो ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। अब इसके लिए मैं फिर से वही एग्जांपल लूंगा जो बार बार ले रहा हूं कि यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहां मैं बैठा हूं, रोशनी देखनी है कितनी पहुंचेगी मेरे तक। ठीक है, अब एक बात सुनो, यहां पर एक बंदा बैठा है जे नाम का, यहां पर एम नाम का, यहां पर पी नाम का, यहां पर एस नाम का, यहां पर टी नाम का, यहां पर बी नाम का, यहां पर के बैठा है, यहां पर एल बैठा है, यहां पर एम बैठा है। ये सभी जो है, एक और भी लिख देता हूं यहां पर, एफ डब्ल्यू। ठीक है, ये सभी जो यहां पर बीच में बैठे हैं आपके पास, देखो अब मैं यहां पर बैठा हूं जो इस रोशनी को ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर ये बीच में कोई भी ना बैठा होता तो डायरेक्ट पूरी की पूरी रोशनी मेरे तक पहुंच रही होती। उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, वो क्या था, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इस बल्ब को इसके साथ साथ लिख रहा हूं, यहां पर ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, और ये जो यहां पर है आपका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो दोनों चीजों को एक साथ मैं रिलेट करूंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि इस बल्ब से जो रोशनी निकलेगी वो मेरे तक पहुंचेगी, थोड़ी बहुत तो पहुंचेगी। ठीक है, बट ये जो बीच में लोग बैठे हैं ये क्या करेंगे, उस रोशनी को मेरे तक पहुंचने से रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक, अब सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कौन करेगा, सोचने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कौन करेगा, जो इस बल्ब के सबसे पास होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब देखो, इस रूम में अगर बल्ब जल रहा है, ठीक है, अगर मैं यहां से इसको रोशनी को रोकने की कोशिश कर रहा हूं तो कितनी एक रोक पा रहा हूं, बहुत थोड़ी सी। बट यही हाथ अगर मैं बल्ब के ऊपर ले जाऊं तो पूरे रूम में अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हो इस चीज को कि अगर यहां पर बल्ब चस रहा है और यहां पर कोई बैठा हुआ है, तो एक बंदा बीच में, एक यहां पर खड़ा है और एक बिल्कुल इसके सिर पे आकर के खड़ा हो गया, तो बोलो रोशनी कौन ज्यादा रोकेगा, जो उस बल्ब के सबसे ज्यादा पास होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि एस सबशेल जो होती है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में होती है, फिर उसके दूर आती है पी, फिर उससे दूर आती है डी, फिर उससे दूर आती है एफ। ठीक है, तो यहां पर अगर ये पहली जो जे और एम जहां पर बैठे हैं, इनको अगर मैं एस कंसीडर कर लूं, इसको पी कर लूं, इसको डी कर लूं और इसको एफ कर लूं, तो एस जो होगा, यानी कि जो बल्ब के सबसे पास में होता है वो सबसे ज्यादा रोशनी को रोकेगा। सो एस का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का, और फिर डी का, और फिर। बोलो, बात समझ में आ रही है कि डी और एफ सबशेल जो होती है
इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। सो डी और एफ के लिए हम बोलते हैं कि इनका जो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो काफी ज्यादा पुअर है। इनके पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा चेंज आता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जब आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ोगे तो वहां पर इसकी डिटेल जानोगे कि इससे क्या फर्क पड़ जाता है डी और एफ के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस का जो टॉपिक है वो यहां पर खत्म होता है। इस चीज को याद रखिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा ये आपके। इससे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। सिर्फ ये डी और एफ के स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं, चाहे वो साइज की हो या और भी चीजें आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ोगे, आगे आप जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ोगे, हर चीज में एक्सेप्शंस आती हैं इसकी वजह से, डी और एफ के स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से। तो याद रखिएगा इसको कि डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। और क्यों पुअर होता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है। ठीक है, तो आज इतने करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।